Hello everyone, this is Rupesh Mishra and I welcome you all to your channel that is MathWath. It is so far that I hadn't uploaded videos, but it is more than enough what I had uploaded. But the same title of that book, Ring Theory and Linear Algebra, now I'm going to provide you the आंसर कीज एंड ये जो आंसर कीज है वो आपके एकदम न्यू सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए फिफ्थ सेमेस्टर जो अभी फिफ्थ में गए थे 24-25 वाले। इससे पहले भी डीडीयू के हमने ये डीडीयू का एग्जामिनेशन है, तो इससे पहले भी डीडीयू का मैंने एक सेम इसी पे ही आंसर की अपलोड कर रखी है। सो जो लोग अभी देख रहे हैं जिनका ये पेपर हुआ है वो अपने आंसर की से इसको मैच कर लें, अपने आंसर्स को इससे मैच कर लें। एंड जो इसके बाद जो प्रिपरेशन अभी कर रहे होंगे या जिनका एग्ज़ाम होने वाला है, जब भी आप देख रहे होंगे हो सकता है आपका एग्ज़ाम होने वाला हो, तो आपको भी इन्हें देख करके जाना चाहिए। इन केस ऑफ एमसीक्यू एग्जामिनेशन, the more you are going to practice, the more you will get maximum marks in that examination, ठीक है। So try to solve, try to repeat the video 3 to 4 times as much as you can, जिससे कि आपको एक कॉन्सेप्ट की एक आपके पास समझ डेवलप हो जाए, सो दैट यू कैन गो थ्रू मैनी ऑफ द क्वेश्चंस। तो इसलिए मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम एमसीक्यूज़ आपके लिए करवा देता हूँ। कई सारे क्वेश्चन है और ये इस तरीके से, ठीक है। आप लोग सभी लोग कई लोग कोर्स की मांग कर रहे थे, ठीक, कोर्सेज के लिए कि सर पेड कोर्स लाइए, पेड कोर्स लाइए, ठीक है। आप जैसे नए सेमेस्टर में आप एंटर करने वाले हो, सिक्स सेमेस्टर में जो लोग जाने वाले हैं या इवन सेमेस्टर में यानी 2, 4, 6 में अभी जाने वाले जो भी होंगे, उनके लिए मैं कोर्स बनाने वाला हूँ, ठीक है। और कोर्स की प्राइसिंग कुछ होगी, बहुत ही मिनिमम रखेंगे, ऑनलाइन उसे रखा जाएगा, ठीक है। जो जो लोग कोर्स लेना चाहेंगे, आई थिंक वो कोर्स बहुत ज़्यादा मैक्सिमम, मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, वो कोर्स पूरा वीडियो एंड पूरा एमसीक्यूज जो भी होगा मैक्सिमम से मैक्सिमम, एंड जो हमारे क्वेश्चंस के आपके आंसर्स होंगे, टेलीग्राम पे आपको जो पीडीएफ दूंगा मैं, या जो भी ग्रुप भी बनाऊंगा, अगर व्हाट्सएप पे भी बनाऊंगा, तो उस पर आपको जो भी नोट्स मिलेंगे वो सारे के सारे तो मिलने ही हैं। तो उस टोटल फीस में सब कुछ होगा एंड फीस इज़ वेरी नॉमिनल, और वो पूरे एक सेमेस्टर की मिला करके होगी। आई एम नॉट सेइंग, आई एम नॉट डिफाइनिंग दैट फीस, बट वो फीस बहुत ज़्यादा नहीं होगी। आई थिंक इट इज़ ऑलमोस्ट 300-400 से ज़्यादा नहीं होगी, 300 to 400 से ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। तो आप लोग पहले से ही देख लेंगे, मैंने पहले से बता दिया। नेक्स्ट सेमेस्टर में आप जब भी जाएंगे तो पेड के लिए आप यू कैन सिंपली मुझे अभी इसी के ही कमेंट में आप बता दीजिएगा कि कौन कौन लेना चाहता है या नहीं लेना चाहता है, सो डैट आई कैन हैव सम आइडिया ऑफ वट एवर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर गोइंग टू टेक माई कोर्स, और उसे मैं उतनी ही तरीके से, उतनी अच्छे तरीके से उसे और भी कस्टमाइज़ करूँगा आपके लिए, ऑप्टिमाइज़ भी कर दूँगा, ठीक है। चलिए, बात बहुत हो गई, अभी हम लोग चलते हैं आगे और क्वेश्चंस पे चलते हैं। चलिए, द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट, द फर्स्ट क्वेश्चन वाज व्हाट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इफ़ द रिंग आर इज कम्यूटेटिव देन द पॉलिनोमियल रिंग आर ऑफ आर इज ऑल्सो कम्यूटेटिव। सेकेंड क्या स्टेटमेंट, इफ़ द रिंग आर हैज़ यूनिटी देन द पॉलिनोमियल रिंग आर आर ऑल्सो हैज़ यूनिटी। तो स्टेटमेंट में देखिए क्या क्या है, स्टेटमेंट में दो चीज़ें लिखी हुई हैं। तो भाई बड़ी सिंपल सी बात है, अगर जब भी रिंग आपका कॉम्यूटेटिव है तो उसका पॉलिनोमियल रिंग जब भी आप बनाएंगे, पॉलिनोमियल रिंग और रिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। और ये तो ठीक है स्टेटमेंट, बिल्कुल। इफ़ द रिंग आर हैज़ यूनिटी देन द पॉलिनोमियल रिंग आर हैज़ ऑल्सो यूनिटी, बिल्कुल सही है भाई। यूनिटी को, अरे भाई देखो, रिंग है, हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए वन वन, वन को आप अगर पॉलिनोमियल में कन्वर्ट कर दो कैसे करोगे, 1 × x⁻0, ये पॉलिनोमियल बन गया और ये एक नंबर बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। सो बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन, और आपको मैं बताऊं, बहुत लोग बोल रहे थे टफ है टफ है टफ है, इसमें 40% ऐसे क्वेश्चन है जो थोड़े से टफ है, क्योंकि स्टेटमेंट है और आप लोग थ्योरम अच्छे से पढ़ते नहीं हो। मैंने थ्योरम की भी पीडीएफ बोल रहा हूँ, पीडीएफ तो बनाई है मैंने, डीजी पीडीएफ भी मैं डालता हूँ टेलीग्राम पे, आप लोग देखते ही नहीं हो। उसमें एक एक थ्योरम को, स्टेटमेंट को थोड़ा थोड़ा कोशिश मैंने की कि आपको एक बार में समझ में आ जाए, थोड़ा सा एलिब्रेट करने की कोशिश की है। प्रूफ्स नहीं बताया क्योंकि प्रूफ्स की ज़रूरत नहीं थी, तो आपने देखा ही नहीं होगा, तो आपको लग रहा है टफ है। तो ये 40% इसमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं, 60% आपके कैलकुलेटिव क्वेश्चन हैं, जो कि आई थिंक ईजी टू मॉडरेट है।
मॉडरेट भी नहीं है, इजी भी नहीं है, उन दोनों के मिडिल में है। पता नहीं कैसे आपको टफ लग रहा है। चलो देखो, लेट आर बी अ रिंग देन ए ओ आर इसको टू आर है जीरो। देखिए ये ओ लिखा, ओ नहीं है, ये जीरो फिलहाल, ठीक है, जीरो आर करके लिखा हुआ है, ये क्या एडिटिव आइडेंटिटी। आपको पता है एडिटिव आइडेंटिटी जब भी अप्लाइड होती है तो यही चीज़ें आती है, जीरो ही आएगा ना भाई। एडिटिव आइडेंटिटी को आप मल्टीप्लाई कर लो, ये ऐसे लिखा हुआ है, एडिटिव आइडेंटिटी यानी जीरो, जीरो का मल्टीप्लाई करो किसी भी वैल्यू में तो वो जीरो ही देगा ना, चाहे लेफ्ट से करो चाहे राइट से। तो फर्स्ट ऑप्शन तो बिल्कुल सीधा सीधा दिख रहा है, ये तो गलत है क्योंकि बराबर ए कैसे हो सकता है, ए स्क्वायर भी नहीं हो सकता। तो पहला ऑप्शन एकदम सीधा सीधा करेक्ट है, जिन्होंने लगाया उनका भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन अ प्रिंसिपल आइडियल डोमेन एन एलिमेंट इज प्राइम इफ एंड ओनली इफ इट इज़ इरेड्यूसिबल। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इरेड्यूसिबल का मतलब होता है कि किसी और डोमेन में, लेट्स से अगर कोई जेड डोमेन है, मान लेते हैं जेड को ले लिया और हम कुछ ऐसा ले लें, लाइक समझिएगा मेरी बात, अगर हमने ले लिया मान लो कुछ ऐसा एक्स माइनस अंडर रूट थ्री और स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। आप अगर इसका इसका सॉल्यूशंस निकालोगे तो एक्स इज इक्वल टू रूट थ्री आएगा। तो आप समझ पा रहे रूट थ्री क्या जेड होता है? नहीं होता है, रूट थ्री तो अपना इरेशनल है, तो इरिड्यूस हो जाएगा। मतलब अगर हम बात करें इस पॉलिनोमियल को रिड्यूस करने के लिए इस डोमेन का इस्तेमाल करें तो रिड्यूस नहीं हो सकता, इरिड्यूसिबल हो जाएगा इसके केस में। मतलब इसके हमें सॉल्यूशन नहीं मिल पाएंगे, जीरोस नहीं मिल पाएंगे, ठीक। और जब भी इरिड्यूसिबल होता है वो चीज़ें प्राइम ही होती हैं, ठीक है। प्राइम नंबर को आप रिड्यूस कर सकते हो क्या? आप ऐसे समझो सिंपली, आपको कोई सर नहीं कर सकते, बस 3 और 1। प्राइम नंबर और किसी दूसरे नंबर पे टूटता नहीं है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेट आई आर इरेशनल नंबर वी आर रिंग ऑफ ऑल। आई आर मुझे लगा इरेशनल है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने, ठीक है, वैसे तो फिर लिखा गलत है, ऐसे लिखना चाहिए। मैं आपको पहले भी बताता हूँ, बताया था मैंने कि मैं स्पेशली कुछ अलग से अगर क्या बोलते हैं सिस्टम ऑफ रियल नंबर लिखना होता तो मैं ऐसे लिखता था, सिस्टम ऑफ नेचुरल नंबर लिखना होता तो मैं ऐसे लिखता था, जेड लिखना होता तो ऐसे लिखता था। तो ये कुछ अजीब सा लिखा है, इनकी मिस प्रिंटिंग, इन्हें ऐसा लिखना चाहिए ना, एक साथ लिख करके ऐसे करके, ठीक है। रियल नंबर है ये, रियल नंबर का रिंग है, ठीक है। देन द पॉलिनोमियल रिंग आई आर इज़ अ प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, ठीक है। तो देखिए कोई दिक्कत नहीं है, पहला भी स्टेटमेंट यहाँ भी सही है एंड दूसरा भी आपका स्टेटमेंट सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो हियर इट इज़ बोथ ऑफ द स्टेटमेंट्स आर राइट। नेक्स्ट देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ओके, द पॉलिनोमियल दिस इज इरेड्यूसिबल ओवर क्यू। बिल्कुल सही है, क्यों? आप देखिएगा, आप कोशिश कीजिएगा कि इसको आप आपने शायद मेरे ख्याल से क्लास 9th में, आप लोग तो फिलहाल बहुत बात के हैं, आप लोग को सीखने को नहीं मिलेगा, एक रिमाइंडर थ्योरम होती थी, आप उसे फैक्टर थ्योरम भी कहा करते थे। उसमें एक्स की वैल्यू, आप उसे हिट एंड ट्रायल मेथड भी बोलते थे, एक्स की वैल्यू अपने मन से पुट करते थे और वैल्यू फाइंड आउट करते थे। तो आप इसे कभी करने की कोशिश करोगे, या आप अगर मेरे ख्याल से 5th सेमेस्टर में हो ना, 6th सेमेस्टर में आपको मिलेगी न्यूमेरिकल एनालिसिस, मैं भूल रहा हूँ शायद, या तो मैं करेक्ट हूँ, इफ़ आई एम रॉन्ग देन करेक्ट मी इन द कमेंट बॉक्स, ओके। कि क्या 6th सेमेस्टर में न्यूमेरिकल एनालिसिस है? तो न्यूमेरिकल एनालिसिस ये बताएगी कि इसकी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, इसके एक्स की वैल्यू जो भी आएगी, अगर वो क्यू बनती, मतलब वो रेशनल बन जाती, तो पक्का ये रेड्यूसिबल होता है। लेकिन इसे बोला है कि इरेड्यूसिबल है, तो ये वैसे सही है, मैंने चेक किया, इसको चेक करना पड़ेगा। अब जरा थोड़ी देर के लिए अपने मन से चलिए हिट एंड ट्रायल लगा लेते हैं। एक्स की वैल्यू 0 सेटिस्फाई नहीं करेगी, एक्स की वैल्यू -1 सेटिस्फाई नहीं करेगी। आप रख के देखिए, कोई भी रैशनल नंबर मुश्किल है इसको कर पाना, ठीक है। तो इसने बात तो सही लिखी है ना, बात तो इसने सही लिखी है कि इरेड्यूसिबल है, टूटेगा नहीं। दूसरा क्या बोला है? द पॉलिनोमियल एफ एक्स इज दिस इज इरेड्यूसिबल ओवर क्यों, ये भी सही बात बोल दिया। पता है आपको, मैंने इसको तो न्यूमेरिकल एनालिसिस के तरफ से एनालाइज भी किया, तो इसका जो आंसर आ रहा था वो ऑलमोस्ट -1 पॉइंट समथिंग समथिंग लिखा हुआ था, और वो डॉट 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 वो चलता चला था, इरेशनल टाइप आ रहा था। तो रिड्यूसिबल तो नहीं है, यानी क्यू रेशनल तो नहीं बन रहा है, यानी क्यू में रिड्यूसिबल नहीं है, यानी इरिड्यूसिबल है। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे, दो बोथ स्टेटमेंट्स आर राइट। नेक्स्ट देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट द रिंग ऑफ इंटीजर्स z इज एन यूक्लिडियन डोमेन, सही है। लेट एफ बी फील्ड देन द पॉलिनोमियल रिंग एफ एक्स इज, बिल्कुल सही है, दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब स्टेटमेंट्स हैं बच्चों। अब इससे हम क्या आपको बताएं, कुछ चीज़ें समझाने वाले मैं बता दे रहा हूँ, बाकी तो आप लोग जब भी इसके बाद से मेरे कोई भी वीडियोस पढ़ोगे तो प्लीज़ अच्छे से पढ़ना उनके स्टेटमेंट। अब देख लो, आप एमसीक्यू भी पढ़ रहे हो
तो थ्योरम्स अगर डायरेक्ट पूछ ली जाएंगी तो आपका ऐसा डब्बा गोल हो जाएगा। जैसे थ्योरम्स को बार बार थोड़ा सा रिवीजन करिए किसी तरीके से, और आप अपने तरह से पढ़ेंगे तो रटने की कोशिश करेंगे। तो कोशिश कीजिएगा कि वीडियो जब देखेंगे तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं मैंने याद करने के तरीके बताए हैं, ट्रिक्स बताए हैं, तो उन्हें करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा मेरे ख्याल से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर एवरी प्राइम पी, ठीक है, दी पी एच साइक्लोटोमिक पॉलिनोमियल, ठीक है, ये सब कुछ लिखा हुआ है इसके बारे में। इरेड्यूसिबल हो क्यों, बिल्कुल चाहिए। जब 1 करके x करके होता है तो इरेड्यूसिबल होता है, ये एक थ्योरम है। द पॉलिनोमियल एफएक्स दिस इरेड्यूसिबल ओवर Z2 में क्यों है भाई, बड़ी सिंपल सी बात, Z2 में होता क्या क्या है, 0 और 1। तो 0 रख के देखो क्या 0 दे रहा है, 0³ + 0² नहीं हो रहा है, 1 रखोगे तो भी नहीं होगा, तो ये भी इरेड्यूसिबल है। ठीक है, हाँ ठीक, दोनों चीज़ें इसने बोल दी हैं, दोनों के दोनों सही है। ठीक है, सही बात है। नेक्स्ट देखिए, ये 6 था, हाँ 6 था, ठीक है। चूज द करेक्ट ऑप्शन, एक सेकेंड, इज अ फील्ड विथ 3 एलिमेंट्स, ना 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 बिल्कुल नहीं, 3 एलिमेंट्स की तो बात ही नहीं, क्योंकि Zi गॉसियन इंटीजर होता है। इज अ फील्ड 5 एलिमेंट ज़रूरी नहीं है। नॉट अ फील्ड, फील्ड तो नहीं है, ठीक है, वो तो सही बात है। इंटीग्रल डोमेन है, देखिए फील्ड भी नहीं है, इंटीग्रल डोमेन भी नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको पता होना चाहिए, आप जब किसी चीज़ को नहीं कहते हो, दोनों आंसर सही हैं, ये दोनों आंसर सही हैं, ठीक है। लेकिन आप ये सोचो, जब इसको करो नॉट अ फील्ड, तो आप ये ऐसे समझो, पहले होता है रिंग, फिर इसको इससे बड़ा होता है इंटीग्रल डोमेन, फिर इससे बड़ा होता है आपका फील्ड, ठीक। अगर आप ये कह दो कि फील्ड नहीं है, तो इसका मतलब वो रिंग और इंटीग्रल डोमेन तो हो सकता है भाई, ये तो होता है। अगर हमने कहा फील्ड नहीं है, तो इसका मतलब ये दोनों हो सकता है। लेकिन अगर हम कहते हैं इंटीग्रल डोमेन ही नहीं है, तो फील्ड तो ऑटोमेटिक नहीं होगा, तो सबसे बेस्ट सूटेड आंसर ये वाला हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, लेट आर एंड एस बी 2 रिंग्स एंड दिस, ठीक है, इज अ रिंग ऑफ होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। देखिए देन विच इज़ ऑलवेज राइट ना। अरे भाई देखो, ये कह रहा है कि फाइव ऑफ एक्स इज 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, क्या भाई सबके लिए होगा, जरूरी है, जरूरी नहीं है ना, ये बात जरूरी नहीं, फिर तो ये आइडेंटिटी मैप हो गया, सॉरी जीरो मैप हो गया, जीरो ट्रांसफॉर्मेशन, जीरो होमोमॉर्फिज्म हो गया, गलत है ये, ठीक है। लेकिन ये देखिए, अगर आप इसे 5 of x⁻n, ये ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी है भाई, होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी है कि पावर जो होती है वो बाहर पूरे में लग जाती है, ये सही है, इनका ये वाला आंसर गलत है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज व्हाट, लेट आर बी द कम्यूटेटिव रिंग, ठीक है भाई, कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है, ये वाली प्रॉपर्टी अंदर होनी चाहिए, सही है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कुछ कुछ एकदम एकदम बच्चों वाले क्वेश्चंस हैं, उनको मतलब मजाक में ले सकते हैं आप। क्या है देखिए, क्या है, लेट आर बी अ कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी एंड ए बी अ आइडियल, आइडियल है तो आर बाई ए इज इंटीग्रल डोमेन इफ एंड ओनली इफ ए इज प्राइम, बिल्कुल प्राइम होगा तो वो इंटीग्रल डोमेन में कन्वर्ट हो जाएगा, सही है। लेट आर बी अ कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी एंड ए इज आइडियल ऑफ आर, आर बाई ए इज अ फील्ड इफ एंड ओनली इफ मैक्सिमल आइडियल, देखो मैक्सिमल आइडियल होगा तो फील्ड बन जाएगा, और अगर प्राइम आइडियल है तो इंटीग्रल डोमेन, दोनों ही सही है, दोनों ही आपके थ्योरम है, थ्योरम के स्टेटमेंट्स हैं, सो बोथ आर ट्रू, इनका ये गलत है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट 11th इज व्हाट, लेट डी बी इंटीग्रल डोमेन देन एवरी इरेड्यूसिबल एलिमेंट इन डी इज प्राइम, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऑप्शंस और देख लो, ठीक। let D be an integral domain then every prime ideal of D is irreducible, भाई प्राइम होगा तो irreducible होगा, दोनों सही है, both are true, सही है। वैसे आप देख पा रहे होंगे तो जितने भी both are true वाले हैं, सब में ज़्यादातर वही सही है कि नहीं, परेशान फालतू थे, इसे बोलते हैं आइडेम्पोटेंट एलिमेंट, ठीक है। कह रहे कि ये कम्यूटेटिव रिंग होगा, हाँ ये सही है, कम्यूटेटिव क्यों है, देखिए एक सेकेंड एक सेकेंड चेक करते हैं इसको, आर भी कम्यूटेटिव, नहीं 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 ये तो गड़बड़ हो जाएगा, ये वाला एक सेकेंड हम आपको चेक करते हैं, आर बी रिंग सच दैट दिस देन द कम्यूटेटिव, क्या ये कम्यूटेटिव होगा, देख लेते हैं, ए बी पावर 2 करते हैं एक बार, तो क्या होगा, इसने कहा ए बी लिख लो, ठीक है। आपको पता है स्क्वायर उल्टा ओपन होता है, तो बी स्क्वायर या पावर उल्टी ओपन होती है, और इसकी जगह पे हम बी लिख सकते हैं, क्योंकि इसने बोला है कि पावर 2 करोगे तो सेम आ जाएगा, सही है, ये सही बोल रहा है। और ये कह रहा है कि इसकी वैल्यू ये आएगी तभी जब ये कॉम्पिटेटिव, तो बड़ी सिंपल सी बात है बच्चों, इसको हम लोग ऐसे करते हैं, ऐसे करना भी चाहिए, तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर, अब अगर ये कॉम्पिटेटिव है
तो ए बी की जगह बी ए लिखा जा सकता है या बी ए की जगह बी लिखा जा सकता है, तो इसकी जगह ए बी लिखोगे तो ए बी प्लस ए बी 2 ए बी हो जाएगा, तो यानी बात सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। देख पा रहे हो ना, बोथ स्टेटमेंट्स आर राइट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाओ। ये सिंपल सा इसका फॉर्मूला है। कैरेक्टरिस्टिक पूछ रहा है, पहले तो Z2 की जो कैरेक्टरिस्टिक जो होती है वो ये जो लिखा हुआ है ना ऐसा, जो आप यूँ कह लो इसका फैक्टर निकालो और सबसे बड़ा फैक्टर क्या निकलेगा 2, और दूसरे वाले में Z4 में सबसे बड़ा फैक्टर निकलेगा 4, इन दोनों का मिला करके निकालना है तो एलसीएम ले लो, 2 और 4 में सबसे बड़ा क्या आएगा 4, तो यार ये आपका ऑप्शन ये वाला सही है, ठीक है, ये वाला गलत है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज व्हाट, consider the following statement, every non-zero element in a ring of a real number is a unit। ठीक है, चाहिए, कोई इसमें इफ वर्ड नहीं है। यूनिट क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें यूनिट होती हैं जिनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिल जाए, तो नॉन जीरो की ही तो यूनिट बनेगी भाई, जीरो की इनवर्स मिलेगी क्या, नहीं मिलेगी, तो उसने पहले ही कंफर्म कर दिया, ठीक। Z5 ऑफ इंटीजर मॉडुलो 5 हैज़ नो जीरो डिवाइजर, ठीक है, ये भी सही है। Z5 है बच्चों, तो इसमें होगा क्या 0 1 2 3 4 5 4 5। अब ये आपको पता है नो जीरो डिवाइजर यानी विदाउट जीरो डिवाइजर, मतलब जीरो मिले तभी जीरो हो, बिल्कुल बिल्कुल। आप ये बताए किसी दो एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके जीरो के अलावा किसी दो को मल्टीप्लाई करके आप मॉडुलो 5 लगा करके जीरो ला सकते हैं क्या, नहीं ला सकते, ये 4 तक ही जाएगा, 5 थोड़ी जाएगा, नहीं ला सकते, जीरो की जरूरत पड़ेगी। तो विदाउट जीरो डिवाइजर में अगर जीरो की मल्टीप्लिकेशन की मदद से अगर जीरो आए तो उसे विदाउट जीरो डिवाइजर बोलते हैं। इसी का अपोजिट होता है विद जीरो डिवाइजर, उसमें क्या होता है बिना जीरो के जीरो बन जाए, जैसे अगर हम Z6 लिखते तो उसमें 2 और 3 जरूर आता, और 2 3 6 ऑटोमेटिक दोनों ना जीरो होकर के भी जीरो देते हैं, बात सही है। सो बोथ द ऑप्शंस आर, या इनका भी सही है। नेक्स्ट, ये तो बहुत ही सिंपल है, ए बी बराबर ए सी, ये ए से ए तभी कैंसिल हो सकता है जब नॉन जीरो हो, सही है। 2 इज अ जीरो डिवाइजर ऑफ द रिंग Z5 इंटीजर मॉडुलो 5, अच्छा, तो यार ये तो वही बात हो गई, जीरो डिवाइजर मतलब विद जीरो डिवाइजर, मतलब कहने का मतलब है कि 2 ऐसा एक एलिमेंट है जिसको हम किसी से मल्टीप्लाई करें तो हमें ज़ीरो देते, ठीक, बिना जीरो हुए। तो यार और Z5 की बात करें तो यार ये बताओ Z5 में होता क्या है, 0 1 2 3 4 4 तक होता है, 2 की मदद से हम 2 में क्या मल्टीप्लाई कर दें कि 5 से डिवाइड करने के बाद जीरो आ जाए, कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है। 2 में आप जीरो घटा करके बोल रहे हैं, 2 1 ज़ा 2 नहीं आएगा जीरो, 2 3 ज़ा 6 नहीं आएगा जीरो, 2 4 ज़ा 8 नहीं आएगा जीरो, है ना, तो यानी ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट सही है, तो यानी ऑप्शन केवल फर्स्ट ओनली वन इज ट्रू, बोथ नहीं है भाई, बोथ तो नहीं है। यहाँ जाइए, कंसिडर फॉलोइंग, ठीक, Z 2Z 3Z इज अ सब रिंग ऑफ Z, ठीक है मेरे भाई। देखिए 2 और 3 की बात कर रहे हो आप ना, तो अगर 2 और 3 की बात करो सब रिंग तो तब होता है ना जब उसका एडिशन भी प्रिजर्व करना चाहिए। 2 3 5, क्या 5 जो है वो इसमें आएगा, नहीं नहीं आएगा इसमें, क्योंकि इसमें एलिमेंट आएंगे 6Z टाइप, आएंगे नहीं उसमें, 5 तो आएगा नहीं, सब रिंग नहीं है ये है 2 मल्टीप्लिकेशन, हाँ ये है, ये सही है, तो ओनली ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट इज व्हाट 17, ठीक है, लेट Z बी अ रिंग ऑफ ऑल इंटीजर्स इज आइडियल, ठीक, मैक्सिमल आइडियल इन द पॉलिनोमियल रिंग ZX, ठीक है। दूसरा क्या है, लेट Z इज अ रिंग ऑफ ऑल इंटीजर्स, ठीक, देन द आइडियल ZX इज अ मैक्सिमल आइडियल इन द पॉलिनोमियल रिंग। तो देखिए ये वाला स्टेटमेंट तो एकदम ट्रू है, इसमें एक बार मैं आपको और रीड कर देता हूँ, लेट बी अ रिंग ऑफ ऑल इंटीजर, ठीक है, देन द आइडियल दिस इज मैक्सिमल आइडियल इन द पॉलिनोमियल, नहीं ज़रूरी नहीं है, ठीक है। सो ऑप्शन इसमें सिर्फ और सिर्फ किया जाएगा दूसरा सही है, सो द ऑप्शन सेकेंड इज ऑल राइट, ठीक है। नेक्स्ट Z7, ठीक है, कह रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक बताओ, ये भाई Z7 में 0 1 2 3 से लेकर कहाँ तक होंगे एलिमेंट, 7 तक, 6 तक, सॉरी 6 तक होंगे ना। तो कह रहे कि कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, कह रहे कि इसमें हर एलिमेंट को आप इतने बार जोड़ो कि उसे 7 से डिवाइड करने पे जीरो दे दे, तो भाई जीरो को छोड़ कर की बात की जाती है। 1 को कितनी बार जोड़ोगे कि जीरो मिल जाए, 7 बार। 2 को कितनी बार जोड़ोगे, 7 बार। 3 को 7 बार जोड़ना पड़ेगा तभी वो 7 से डिवाइड करने पे जीरो देगा, तो देखिए 7 बार आंसर, इसी को ही बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ओके, ठीक, सिंपल है भाई,
द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स z इज रिंग बट इट इज़ नॉट फील्ड अंडर द ऑपरेशन ऑफ यूजुअल एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। बड़ी सिंपल सी बात है, क्योंकि z में आप जीरो का क्या कर नहीं पाओगे, इन्वर्स नहीं ले पाओगे, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। एवरी फील्ड इज एन, ठीक है, अरे वो तो लिखा ही है नॉट अ फील्ड, तो सही बात लिखी है ना, हाँ नॉट अ फील्ड, ठीक है सही है, ये भी सही ये भी सही, तो दोनों सही। नेक्स्ट नंबर 20, एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज अ फील्ड, ओके सही है। द सेट जेड पी, अच्छा पी पी फॉर प्राइम है, ठीक है, एवरी पी अंडर द ऑपरेशन, ठीक है ठीक, प्राइम, अरे सही है, दोनों सही है, दोनों का दोनों 20 में है, सी ऑप्शन, हाँ ठीक सही है। ये सिंपल सिंपल चीज़ें हैं, आगे आ जाओ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द रिंग ऑफ रैशनल नंबर क्यू हैज़ कैरेक्टरिस्टिक जीरो, ठीक। द रिंग ऑफ रियल नंबर आई आर इज हैज़ कैरेक्टरिस्टिक जीरो, दोनों बात सही, क्यों, इनफाइनाइट सेट है ना बच्चों, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक जीरो या इनफाइनाइट बोली जाती है, हमने पढ़ा हुआ है ये चीज़, दोनों सही है। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन 22, z3x बी अ रिंग ऑफ, ठीक है पॉलिनोमियल, ठीक है, देखिए पॉलिनोमियल में जैसे z3 लिखा है ना, z3 लिखा है तो पता है उसकी डायमेंशन, डायमेंशन कितनी होगी, डायमेंशन एक ज़्यादा होती है पॉलिनोमियल में, 4 होगी डायमेंशन, याद रखिएगा, आगे काम हो जाएगा, काम आएगा ये। अरे बहुत सिंपल है, दोनों को ऐड करना है, दोनों को ऐड करोगे तभी पावर तो 3 रहेगी, सही है। ये तो क्लास 9 का क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। ठीक है आ गया भाई 23, ओके। लेट जेड बी अ रिंग ऑफ इंटीजर्स 1+3 ये पता है क्या लिखा हुआ, ये लिखा हुआ फिलहाल ऐसे 1+3i√5, या यूँ कह लो i3√5 कह लो, आई को इधर कर दो, ठीक, ओके ठीक है। तो कह रहा है ये एक प्राइम एलिमेंट ऑफ दिस है, ठीक है, ठीक ठीक ठीक। फिर क्या कह रहा है, लेट जेड इज अ रिंग ऑफ इंटीजर्स, देन 1+3 इज इरेड्यूसिबल एलिमेंट ऑन, इरेड्यूसिबल है और प्राइम, भाई दोनों का मतलब एक ही होता है यार, तो दोनों स्टेटमेंट देखो, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट है यार, समझ में आ ही रहा है और देखने में समझ में आ रहा है। लेट जेड बी अ रिंग ऑफ ऑल इंटीजर्स, देन नंबर ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम जेड टू जेड। बेट बाबू देखो, जेड से जेड में जाने के लिए, क्योंकि दोनों इनफाइनाइट सेट है, तो दो ही तरीके की पॉसिबिलिटी है, एक कि इधर वाले जेड के सारे एलिमेंट उधर वाले में सिर्फ जीरो में जाके मैच हो जाए, जिसे हम जीरो ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, एक ये संभव है, और एक क्या संभव है, एक और संभव है कि इधर के जो 1 2 3 जो भी एलिमेंट 1 1 से 2 2 से 3 3 से सबके सब आपस में जुड़ते चले जाए, तभी इनको हम होमोमॉर्फिज्म बना पाएंगे। तो यानी सिर्फ और सिर्फ पॉसिबिलिटी दो ही है, एक जीरो होमोमॉर्फिज्म या जीरो ट्रांसफॉर्मेशन, और एक आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन, यानी ओनली टू आर अवेलेबल विच कैन बी मेड एज होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम जेड टू जेड। इनफाइनाइट सेट्स हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट, ये तो बहुत ही सिंपल सा सस्ता सा क्वेश्चन है, दोनों को ऐड करोगे तो ये इरेशनल वाले पार्ट कट जाएंगे, तो फिर सिर्फ रेशनल बचेगा, तो दोनों को ऐड करोगे, ये बिल्कुल सही है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, मजाक था ये तो। इधर आ जाओ, कंसीडर सबस्पेसेस ऑफ W एंड W2। अरे भाई देखो मेरी बात सुनो, देखो कह रहा है इसमें इन तीनों का सब्ट्रैक्शन जीरो है, ठीक है, चलो एक काम कर लो, एक काम कर लो आप, ठीक है, एक काम ये कर लो कि जब ये तीनों जीरो हैं तो एक काम करो, A1 = A3 + A4 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक। इसकी बात तो हो गई भाई, अगर इसमें हम दो को मान लें, इन दोनों को मान लें, तो ये A1 ऑटोमेटिक मिल जाएगा, ठीक। और अगर हम इसमें देखें तो इसमें A2 ऑटोमेटिक जीरो है, बाकी को जैसे इसमें तो ऑटोमेटिक इसका एक जो डायमेंशन है वो कम हो गया। अगर आप सही से देखेंगे तो अलग अलग डायमेंशन है दोनों की, इसकी पहले वाले की डायमेंशन क्या है, पहले वाले की दो A3 A4 मानोगे, A2 को मान लोगे, A5 को मान लोगे, मतलब चार चीज़ों को मानोगे, ऑटोमेटिक पाँचों मिल जाएगा। इसकी डायमेंशन 4 है, इस वाले की डायमेंशन भी 4 है, लेकिन प्लेसेस अलग अलग है, यहाँ पे A2 जीरो है, वहाँ पे कोई कभी भी जीरो हो सकता है। लेकिन अगर आप बच्चों इसमें सबको जीरो रख दोगे, इसमें भी सबको जीरो रख दोगे, वही चीज़ एक एलिमेंट केवल कॉमन आएगा दोनों में। इंटरसेक्शन की डायमेंशन 4 हो ही नहीं सकती, क्योंकि अलग अलग प्लेसेस पे जीरो है। ये डायमेंशन पता है क्या, डायमेंशन ऑफ इंटरसेक्शन अगर बोली जाए आपसे तो जीरो आएगी, ठीक। होप आपको समझ में आया होगा, आंसर ऑप्शन डी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखिए, हाँ ये सिंपल क्वेश्चन है, P3 मतलब पॉलिनोमियल की बात करें तो इसका डायमेंशन 4 होता है। F0 की वैल्यू भाई कांस्टेंट होगा, तो उसके डायमेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो एक तरीके से आपकी रैंक यहाँ पे हो गई 3, रैंक 3 हो गई,
और रैंक थ्री है प्लस नलिटी, अगर नलिटी की निकालना हो जिसको ये न्यू लिखा जाता है, इज इक्वल टू रैंक नलिटी थ्योरम क्या होती है, रैंक प्लस नलिटी इज इक्वल डायमेंशन ऑफ डोमेन। डायमेंशन डोमेन क्या है 4, P3 के हिसाब से 4 है, तो इसको उधर आप भेजोगे तो न्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, यानी नलिटी कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो ये ऑप्शन सही है आपका। ठीक है, चलेगा। लेकिन बात तो ये रैंक और नलिटी दोनों ही दे दिया, दोनों तो सही हो नहीं सकते। लेकिन एक बात आपको बताएं एक सेकंड, कुछ गड़बड़ हो रहा है, एक सेकंड देखिए। यहाँ पे 3 की जो P3 है उसकी डायमेंशन तो 4 है, इसकी भी डायमेंशन 4 है, ठीक है। और यहाँ पे F0, ओह F0 में कांस्टेंट लेके चल रहा तो उसकी डायमेंशन नहीं ले रखा था, सॉरी। देखिए बात क्या है, यहाँ पे आप ये जो भी चीज़ देख रहे हो, P3 की भी डायमेंशन 4 है, इसकी भी डायमेंशन 4 है, इन दोनों में करस्पॉन्डेंस मैपिंग होगी, 1 to 1 करस्पॉन्डेंस मैपिंग होगी। और 1 to 1 करस्पॉन्डेंस यानी ऑन टू की भी मैं बात कर रहा हूँ, 1 1 होगी तो ऑटोमेटिक 4 से 4 की मैपिंग हो जाएगी, तो ये ऑन टू भी हो जाएगी, तो ये एक तरीके से 1 1 ऑन टू दोनों हो जाएगी, तो ये इन्वर्टिबल मैपिंग हो जाएगी। सॉरी, पुराने एक्सप्लेनेशन के लिए सॉरी, मैं यहाँ पे इसको कांस्टेंट लेकर चल गया था, और कांस्टेंट भी तो है, तो भी तो वो भाई ये फंक्शन डिफाइंड तो है नहीं, तो हो सकता है कि उसकी अलग अलग वैल्यू आ जाए, कभी 0 आ जाए, कभी 1 आ जाए, कभी 2, तो डिफाइंड तो है नहीं, तो 4 के 4 ही रहेंगे। एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। सो आंसर आपके पास सही जाना चाहिए, ठीक है। सो आंसर इज बी। नेक्स्ट 28, तो बड़ा सिंपल है भाई, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में मैंने बताया था आपको कि कहीं भी मल्टीप्लिकेशन नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कांस्टेंट है तो ये नहीं है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन है तो ये नहीं है, मॉड भी नहीं होना चाहिए, मॉड है तो मॉड भी नहीं है। आपका LT लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ये सही है। नेक्स्ट देखिए, द नंबर ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम दिस टू दिस। भाई ये Z5 का मतलब तो आप समझते हो ना, Z5 का मतलब 0 से लेके 4 तक। ऊपर जो 7 और 3 लिखा है वो उसका मतलब होता है डायमेंशन, 7 and 3। 7 से 3 में 1 1 कितने बना पाओगे भाई, 1 1 के लिए दोनों सेम होने चाहिए ना, तो 0 1 1 होगा, आंसर डी। नेक्स्ट a प्लस बी एक्स, जरा इसको समझ लेते हैं। इनवर्स, हमें इनवर्स स्टैंडर्ड बेसिस बनानी पड़ती है, तो भाई देखो ऐसे बना लो, पहले 1 0 लिखो तो कितना आया 1 प्लस 0x, ठीक, ऐसे समझा मेरी बात, बहुत सिंपल है, सिंपल तरीके से शॉर्टकट से बताता हूँ। 0 प्लस 1x, तो आपको बताऊँ ये जो बनता है ना, इसको आप ऐसे लिख लो, 1 0, एक ये वेक्टर मिल गया, एक ये वेक्टर मिल गया, अब इन दोनों को एक साथ लिखो, जैसे लिखे वैसे कॉलम वाइज लिख दो, 1 0 0 1। फिर इसका क्या कर लो, इसका आप इन्वर्स भी निकालोगे तो सेम चीज़ आ जाएगी, 1 0 0 1, तो आपका आंसर क्या हो गया, वही आइडेंटिटी हो गई, सही ऑप्शन ए है। नेक्स्ट देखिए भाई, ये क्वेश्चन है देखिए, ठीक, डोमेन जो है हमारा उसकी डायमेंशन 5 है और दूसरे की 4 है, लेकिन उन्होंने उसको यहाँ पे कुछ ऐड किया है। अब मेरी बात ध्यान सुनेगा, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, रैंक नल्टी में हम लोग नल्टी निकालने की कोशिश करते हैं, और नल्टी निकालने के लिए जो भी समथिंग होता है उसको 0 के में मैप करना पड़ता है। जब आप इसको 0 पे मैप करोगे तो A1 के सामने आएगा 0, भाई ये क्या है 0 0 0 0 ही तो है, ये बताया हुआ है, तो A1 के सामने आएगा 0, A2 प्लस A3 के सामने आएगा 0, A4 के सामने आएगा 0, A5 तो है ही नहीं इसमें, तो मेरी बात समझिए, A1 तो 0 होगा, वो तो डायमेंशन में कॉपी भी नहीं होगा, A4 भी नहीं होगा, उसे भी काउंट नहीं करेंगे। A2 A3, A2 इज इक्वल टू माइनस A3, अगर हम A3 को लेट कर लें तो एक डायमेंशन यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। और A5 तो कुछ भी हो सकता है कि नहीं, A5 तो कुछ भी हो सकता है, क्यों भाई, तो उसकी डायमेंशन भी उसी में काउंट हो जाएगी, यानी A5 कुछ भी हो सकता है, यानी उसको भी मानना पड़ेगा। और यहाँ पे A3 को मान, यानी नल्टी में 2 आ रहे हैं, और रैंक ऑटोमेटिक फिर कितनी रैंक, भाई रैंक अगर निकालना है नल्टी में 2 आ रहे हैं, और आपके डोमेन की डायमेंशन 5 है, तो 5 - 3 यानी रैंक 3 और नल्टी 2, तो ऑप्शन आपका ए सही है। नेक्स्ट देखिए जरा, नेक्स्ट क्या है भाई, ये दे रखा है, जरा ध्यान से देखो, ठीक है। इसको करने का बड़ा ही सिंपल सा तरीका होता है भाई, इसकी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बना लो और इसे उल्टा चेक कर लो, तो बनाने का बहुत सिंपल सा तरीका होता है। ये दोनों जो आपको दिख रहे हैं, इस एक में x का मल्टीप्लाई कर लो, एक में y का मल्टीप्लाई कर लो, और मल्टीप्लाई करके पहले एक साथ लिख लो, x प्लस 2y हो गया, ठीक। फिर हो गया x प्लस 3y, क्यों भाई, इधर t लगा दो, इधर भी t लगा दो, लगा दिए, तो क्या बनेगा जा करके, आपको पता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो x t1 1 में चला जाएगा, y t2 3 पे चला जाएगा। अब t1 1 की वैल्यू 102, यहाँ पे 102 रख देंगे,
यहाँ पे 1 - 1 4 लिख देंगे, रख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे और इसके इक्वल कर देंगे। तो मैंने बता दिया, मैं आपको आपके सामने सॉल्व करता हूँ। देखो ब्लैक से आपके सामने, नहीं ब्लैक नहीं करूँगा, ग्रीन करता हूँ जिससे कि आपको दिख। तो यहाँ पे क्या लिखोगे फिर इसकी जगह पे भाई, इसकी जगह लिख दो 102, ठीक। और यहाँ पे क्या लिखोगे, 1 - 1 4, 1 - 1 4, ठीक। अब इसे जब मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स प्लस वाई बन जाएगा। यहाँ कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा एक्स प्लस वाई, और दूसरा क्या बनेगा माइनस वाई, और तीसरा क्या बनेगा 2x + 4y, और इसके इक्वल में क्या आ जाएगा ये। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ आपके सामने, कहता हूँ। तो टी ऑफ बनेगा आपका क्या बनेगा, एक सेकेंड, टी ऑफ x + 2y, x + 3y इज इक्वल टू x + y माइनस y और 2x + 4y। अब क्या करना है, अब अपने को बोला है उसने कि 811 की वैल्यू बताओ, T811, सॉरी 8 मतलब 8 और 11 की। तो अगर आप देखो तो इसकी जगह पे 8 आ रहा है, इसकी इक्वल टू में 8, इसके इक्वल टू में 11, दोनों को सॉल्व करो, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लो। तो अब जब सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालोगे तो एक्स की वैल्यू 2 आएगी, वाई की वैल्यू 3 आएगी। उसे उठा के यहाँ पे जैसे रखोगे तो आपको मिलेगा, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा -3, और ये हो जाएगा आपका 14। कहाँ है भाई, 5 - 3 और 14, 5 - 3 और 14, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, ये क्या है भाई, 33। 33 पे आ गए क्या हम लोग, बड़ी जल्दी आ गए। 32 आ गया, अच्छा ठीक, 33 पे आ गए। तो भाई लेट डब्ल्यू, ये तो सिंपल है। सब स्पेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस वी, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जीरो वेक्टर एंड जीरो वेक्टर आर सेम, द नेगेटिव वेक्टर ऑफ एक्स इज इन डब्ल्यू इज वी आर डिफरेंट। तो भैया हो, जब उसी का सब स्पेस है तो ये तो सेम ठीक है, यहाँ डिफरेंट लिखा तो ये गलत हो गई। तो यानी पहला वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। 34 पे आते हैं, कंसीडर फॉलोइंग सबसेट्स ऑफ, ठीक है दिस, तो क्या है, क्या है भाई, अच्छा भाई देखो यहाँ मॉड लगा है, ये तो सब स्पेस सही नहीं, यहाँ मॉड नहीं लगा है, बाकी कोई कांस्टेंट भी नहीं जुड़ा है, कुछ मल्टीप्लिकेशन में, ये तो सही है। करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट इज व्हाट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है 35। सो इंटरसेक्शन ऑफ एनी नंबर, हाँ इंटरसेक्शन करोगे तो सारे के सारे सब स्पेस बनेंगे, सही है। यूनियन ऑफ टू सब स्पेसेस तभी होंगे जब कंटेंट होगा, ये भी तो थ्योरम है। सम ऑफ टू सब स्पेसेस इज सब स्पेस, सही है। अब तीनों सही है तो यार भाई ऑल ऑफ दी अबव कर दो। नेक्स्ट, ये तो थ्योरम टाइप है, देखते ही पता चल रहा है। स्पैन ऑफ S1 यूनियन स्पैन ऑफ S2, उन दोनों का यूनियन लेने के बाद स्पैन करोगे। अरे बड़ी सिंपल सी बात है भाई, 2 से स्पैन करा रहे हो, अलग से 3 से स्पैन करा रहे हो, 2 + 3 से स्पैन करा रहे हो, तो बड़ी सिंपल सी, ये वाला बड़ा सेट बनाएगा, सुपर सेट बनाएगा, कभी कदार इक्वल भी हो जाएगा, तो ये सही है। नेक्स्ट, ये वाला क्या है, देखो ध्यान से, कह रहे ये दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट है, नहीं है, देख लो 1 से 2 -2 लाने में -2 का मल्टीप्लाई, -3 से 6 में लाने में -2 का मल्टीप्लाई, -2 से 4 लाने में -2 का मल्टीप्लाई, 4 से -8 लाने में मल्टीप्लाई। इसको वैसे किया कैसे जाता है, बड़ी सिंपल सी बात, देखो पहला मैट्रिक्स है ना, इसको लाइन से ऐसे लिखो 1 -3 -2 4, ये पहली रो बन गई, -2 6 4 -8। अगर आप देखोगे इसका डबल घट, अगर डबल यहाँ पे जोड़ दो तो सब जीरो होते चले जाएंगे, ये सब जीरो हो जाएंगे, तो कहाँ से इंडिपेंडेंट हुआ, ठीक। कह रहे ये दोनों लीनियरली डिपेंडेंट नहीं है, ये रियल है, कॉम्प्लेक्स कहाँ से डिपेंडेंट है, बिल्कुल नहीं होगा। 0 1x लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं, क्योंकि बिल्कुल नहीं है, डिपेंडेंट है, क्यों, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट जीरो है, इसलिए ये लीनियरली डिपेंडेंट है। और लास्ट ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, कह रहे ये दोनों लीनियरली डिपेंडेंट है, बिल्कुल। अगर आप देखो इस वाले पॉलिनोमियल में 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला मिल जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, डायमेंशन ऑफ, अच्छा ठीक है, डायमेंशन दो, ये क्या लिखा, ये कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है, कॉम्प्लेक्स स्क्वायर ओवर आर। अरे बड़ी सिंपल सी बात है, जब स्क्वायर है तो पेयर में आएगा, इस पेयर में कैसे बनते हैं, 1 0 0 1 0 आई और आई 0, तो 4 तो होंगे, सही है दूसरा ऑप्शन। ये क्या है, डायमेंशन ऑफ दिस 3 2 6, सही है। P2 में 3 होंगे क्योंकि ये पॉलिनोमियल है, तो 3 डायमेंशन होगी इसकी, 4 डायमेंशन, 4 3 4 12, सही है। एलसीएम ले रहे हैं, दोनों सही है, दोनों सही है भैया, एक नहीं दोनों सही है। नेक्स्ट आ जाओ, देखो ए भाई, ये वाला है डुअल बेसिस का क्वेश्चन, है थोड़ा सा बड़ा,
लेकिन हम आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं। इसमें क्रॉनिका डेल्टा का यूज़ होता है, जैसे कि यहाँ छोटा सा लिखा है f1 के साथ अगर x1 वेक्टर ले लें, ठीक है, तो ये सेम है तो इसकी वैल्यू आती है 1। अगर f1 के साथ x2 ले लें तो इसकी वैल्यू आती है 0। ऐसे f2 के साथ x1 लेंगे तो 0, f2 के साथ x2 लेते हैं तो उसकी वैल्यू आती है 1। ठीक, सेम होगा तो 0, सेम होगा तो 1 और डिफरेंट होगा तो 0। तो यार इसको थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है सॉल्व करने का। वैसे इसका आंसर पता क्या आया था? आंसर इसमें है ही नहीं। इसका आंसर मैंने सॉल्व किया हुआ तो इसका आया था f1 x वाई इज इक्वल टू एक्स आया था, एंड f2 x वाई जो आया था वो y आया था। और ये किसका केस था? ये 1 0 का केस था जिससे कि 1 मिला था, और ये 1 1 का केस था, ठीक है, और इसमें क्या मिला था हमारा 1 मिला था, ठीक, ऐसा केस था। देखिए ये वाली की बात कर रहा हूँ मैं। और इसमें जो आपके क्वेश्चन का आंसर दिया है वो x की जगह x माइनस वाई कर दिया है। क्यों कर दिया है? ये आएगा तो आंसर ये सही, लेकिन इसमें से कोई भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। लेकिन अगर हम इसमें x माइनस वाई कर देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये वाला ऑप्शन बेस्ट सूटेड था, नंबर डी। ठीक है, तो कोशिश ये है कि आपका ज़्यादा समय ना वेस्ट हो, तो उतना बड़ा कैलकुलेशन वाला सीन मैंने बताया नहीं है। अगर आप सही से देखो तो ये जो मैट्रिक्स आपको दिख रहा है ये इसकी रैंक 3 है, क्योंकि ये और रिड्यूस नहीं हो रहा है। करके देख लेना लीनियर वो आप क्या कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन लगाना, ठीक है, R1 के प्लेस पर R2 माइनस R1 जो भी है मल्टीप्लिकेशन, जो 3 रूल्स होते हैं। तो रैंक इसकी 3 है, नल्टी इसकी 0 है, तो ये दोनों तो गलत हो गए। तो ये सिंगुलर तो हो ही नहीं सकता, जब रैंक पूरी पूरी आ जाती है तो सिंगुलर नहीं होता है, क्योंकि आप देख लो ना सिंगुलर के लिए आपको कोई एक रो जो 0 करनी पड़ेगी, ये डायगोनलाइजेबल है। ठीक है, नेक्स्ट, ये तो भैया थ्योरम ही है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, ओह यहाँ तो स्क्वायर लगा हुआ है, ये ऑप्शन है, इसे बोलते हैं कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। स्क्वायर वाला नहीं है भाई, स्क्वायर कहाँ से आ जाएगा? कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी, ठीक है, तो सी इसमें डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखिए, पैरेललोग्राम लॉ, अरे बहुत ही सिंपल है भाई, ये 2 टाइम्स ऐड हो जाते हैं। हाँ यहाँ पे देखिए ये सही है। अरे भाई आप इसको वैसे समझो ना, a प्लस बी होल स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो क्या होगा 2 प्लस 2 ए बी माइनस 2 ए बी कैंसिल हो जाएगा, बाकी एक्स स्क्वायर कैंसिल जुड़ जाएंगे, खत्म बात। नेक्स्ट, ये तो बहुत ही सिंपल है, ऑर्थो नॉर्मल बेसिस भाई, ये जो होती है ना, ये आपके सामने ये ऑर्थो नॉर्मल बेसिस है, बहुत ही सिंपल, स्टैंडर्ड बेसिस भी है, ऑर्थो नॉर्मल बेसिस भी है, आई R⁻³ की। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है एक्स वाई दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनर प्रोडक्ट। अरे भैया इनर प्रोडक्ट में एक बात ध्यान रखिएगा, हमने शॉर्टकट भी बताया था कि सेम का सेम के साथ नहीं होना चाहिए, और अगर दो दो हैं तो वो दो दो होने चाहिए। देखिए जैसे कैसे समझिए, A1 के साथ B1, A1 के साथ B2 आ गया, A2 के साथ B1 आ गया, ये सही है, ठीक है। ये देखिए A1 के साथ B1 और A2 के साथ B2, ये तो गलत है। अब A2 के साथ B2 है, A1 के साथ सिर्फ B1 है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये भी गलत है, सिर्फ ये आपका सी वाला इनर प्रोडक्ट बनाएगा इस केस में। नेक्स्ट देखिए, ये क्या है? देखो ये आपका लीनियर फंक्शनल जो बनाते हैं उनकी आपका डुअल बेसिस एक तरीके से है ये, उनकी डायमेंशन दोनों सेम होती है, एकदम सही है। और कह रहा है कि नॉन जीरो एलिमेंट लिया गया है, और एफ एक्स कभी 1 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, दोनों सही हैं। यहाँ पे आ जाते हैं। अब ये इनर प्रोडक्ट नहीं है, क्यों? क्योंकि ये तो है लेकिन इसका डबल होना चाहिए, ये भी नहीं है, दोनों सेम नहीं होने चाहिए, ये बन सकता, ठीक है, तो सी ऑप्शन एकदम सही है। नेक्स्ट देखते हैं 48। देखिए इसका तो एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, आपको मैंने बताया हुआ है कि जो ऐसे लाइनिंग से चलते हैं, जैसे T1 स्क्वायर, T2 स्क्वायर, T3 स्क्वायर, इसको हम लोग डायगनली रखते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 है, तो 2 7 और 2 ये तो डायगनल में जाएंगे, तो 2 7 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, सब जगह लिखा हुआ है, कोई बात नहीं है। और आपने ऐसे तो लिख दिया, ये डायगनल वाले एलिमेंट तो लिख दिए। अब चलिए इसकी बारी और इसकी बारी, तो ये वाले कौन से हैं? ये स्टार्टिंग के 2 हैं, यानी T1 T2 के कोफिशिएंट क्या है? देखिए 12 है तो उसका हाफ कर दीजिए, 6 6, ठीक है, ये वाला सही है, यहाँ भी सही है, यहाँ भी सही है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये वाले एलिमेंट क्या है? ये T1 T3 के एलिमेंट है, T1 T3 तो है ही नहीं, तो 0 0 हो जाएगा, तो 0 0 हो गया। लास्ट ये वाले वो T2 T3 के एलिमेंट है, T2 T3 क्या है? -4, उसका हाफ कर दीजिए, तो -2 -2 -2 -2 वाला यहाँ लिखा है, सो ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली राइट। नेक्स्ट देखिए, कह रहे ये एक मैपिंग है, बी आर बाइलिनियर फॉर्म डिफाइंड बाय दिस, then matrix of f relative to the standard basis IR square is,
देखिए बनता कैसे वो समझ लेंगे, वो सुन लेते हैं तो मेरे ख्याल से आपको एक आइडिया लग जाएगा। बाकी इसको सॉल्व करने की ज़रूरत तो फिलहाल नहीं पड़ेगी मेरे ख्याल से। कैसे, देखिए ये जो आपका मैट्रिक्स बनाना होता है रिलेटिव टू स्टैंडर्ड बेसिस, तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। आपको क्या करना पड़ता है, फंक्शन बनाने पड़ते हैं। यहाँ पे भाई 2x2 है तो 2x2 ही बनाओ। तो यहाँ पे आता है अपना E1 E2, ठीक है, सॉरी E1 E1, E1 E2, E2 E1 और E2 E2। मतलब E1 का मतलब है अपना 1 0, E2 का मतलब है 0 1, ठीक है। तो उसे जब रखते चले जाते हैं तो हमारी ये वैल्यू बनती चली जाती है। अब E1 का मतलब क्या है, ये लेफ्ट वाला, और E2 का मतलब है राइट वाला। तो आप जब से रखोगे ना यहाँ पे, तो हालांकि से मैं पूरा नहीं बताने के मूड में हूँ, तो ऐसे समझो जो एक एक बता देता हूँ, E1 बताता हूँ, ठीक है, दोनों सेम। तो E1 मतलब 1 0 और 1 0, चलो ये ले लेते हैं। अब इसको मान लो ये A1 है, ये A2 है, ये B1 है, ये B2 है। तो इसने क्या बोला, A1 B2 और A2 B1 को मल्टीप्लाई करके ऐड कर लो। तो A1 B2, A1 के साथ B2 को मल्टीप्लाई करो तो 0 आया, और A2 के साथ B1 को मल्टीप्लाई तो भी 0 है। तो 0 + 0 = 0, तो यानी पहला ऑप्शन प्लेस क्या बनेगी, 0 बन गई, ठीक। तो अब ये पहली प्लेस 0 है, तो ये या तो ये सही हो सकता है या तो ये सही हो सकता है। तो ठीक है, चलो और देख लेते हैं, E1 E2 देख लेते हैं, f(E1 E2) देख लेते हैं, पहला रो दूसरा कॉलम। तो अब E1 E2 है भाई, देख लो जरा, 1 0 और 0 1। तो यहाँ पे भी वही लगाइए, A1 B2 तो ये तो 1 आ जाएगा, और A2 B1 तो 0 यानी 1 आ जाएगा। तो यानी ये वाला आपका सही ऑप्शन है, ये गलत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एंड लास्ट, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है। आप इसे एक बार ही करके देखेंगे तो इसका ऑप्शन सेम यही बनेगा, तो एक बार चेक कर लीजिएगा। जैसे वही क्वेश्चन है सेम ऊपर वाले की तरह। So this was all 50 question which the university that names DDU University has done yesterday, has given you the examination yesterday। और जो भी इसके अलावा यूनिवर्सिटी वाले बच्चे होंगे वो देख रहे होंगे, सो वो क्या, वो इसे देख सकते हैं अपने प्रैक्टिस के लिए। काफ़ी कुछ कॉन्सेप्ट भी आपके दिमाग में बैठ सकते हैं, आप देख लीजिएगा। बाकी मैंने जैसा कहा था कि कोर्स की आप लोग जो भी वांट कर रहे हो वो आपको इस बार मिलेगा। जो भी लोग सेकंड, फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर में जा रहे हैं उनके लिए कोर्स होगा। कोर्स में वीडियोस होंगे, एमसीक्यूज होंगे, और भी एमसीक्यूज होंगे, ठीक है। और काफ़ी कुछ नया, काफ़ी कुछ ज़्यादा नया, और विथ वेरी वेरी रीज़नेबल प्राइस में, ठीक है। तो प्राइस मैंने थोड़ा सा डिस्क्लोज़ किया है स्टार्टिंग में, अभी क्लियरली नहीं बताया है, बट आप लोग मुझे बताना कि किनको किनको चाहिए होगा, तो मैं पहले से प्रिपेयर्ड रखूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट की सॉल्यूशन में, जो आपका हो सकता है आज एग्जामिनेशन हुआ है तो मैं उसे कल तक प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। तो आप लोग परेशान ना होया करिए, बहुत थोड़ा सा टाइम लगता है, तो टाइम दिया जाता है। ऐसे फालतू में आंसर नहीं देता कि हाँ 2-4 लोगों से आंसर उठाए और बस आंसर ही आंसर आपको चिपका दिया, जैसा कि और भी यूट्यूब पे वीडियोस आपको मिल जाते हैं। मैं एनालाइज़ करता हूँ, कुछ गलतियाँ कमियाँ रह जाती हैं कभी कदार, मुझसे भी हो जाती हैं, तो उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। लेकिन मैं कोशिश ये रहती है कि गलतियाँ ना निकले, ठीक है। और मैं भी कंप्यूटर नहीं हूँ, मैं भी इंसान ही हूँ, तो गलतियाँ निकल सकती हैं। सो यू डोंट नीड टू जज मी, ठीक है। बाकी उसके लिए मैं सॉरी, हमेशा सॉरी बोलूँगा कि गलतियाँ हो जाती हैं, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आंसर की के साथ, आपके अपने प्यारे से चैनल मैथ फैथ पर रुपेश मिश्रा के साथ। थैंक्स अ लॉट।